नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चूंकि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार का हिस्सा है और केंद्र सरकार का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 5 में किया गया है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि संविधान के कुल 22 भाग हैं और प्रत्येक भाग उसमें अलग अलग वो विषयों के बारे में कहा गया, अलग अलग चीज़ों का जिक्र किया गया। वो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कौन से आर्टिकल से लेकर कहाँ तक उस भाग का विस्तार है और प्रत्येक भाग में और कहाँ से कहाँ तक की आर्टिकल्स में कौन कौन से टॉपिक्स बताए गए हैं। तो हम उन्हीं भागों में से एक भाग को उठाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति आप शुरू करें, यहाँ से असल में आपके इस क्लास से आपके आर्टिकल्स की शुरुआत होने वाली है। और आर्टिकल्स जिनको सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है भारतीय संविधान में, कि उन्हें याद करना बड़ा मुश्किल है। विद्यार्थियों के सामने जो बड़ी समस्या चुनौती के रूप में आती है वो ये कि इन आर्टिकल्स को याद कैसे किया जाए। तो असल में ये समस्या उतनी बड़ी है नहीं जितनी कि आप इसे समझते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स याद करना बहुत आसान सा है। दिक्कत जो हमारे सामने होती है वो ये होती है कि हम उन आर्टिकल्स को याद करने का सही तरीका नहीं अपनाते हैं। तो हम थोड़ा सा नेचुरल तरीके से उन्हें पढ़ने की जब कोशिश करेंगे तब आप पाएंगे कि आपको आर्टिकल्स बहुत इजीली और आसान तरीके से याद हो रहे हैं। तो आप थोड़ी सी कोशिश करें उसी सांचे में ढलने की जिस सांचे में मैं आपको ढालना चाहता हूं, ताकि आप उन आर्टिकल्स को नेचुरल तरीके से और सहजता से याद कर सकें। तो थोड़ा सा उस सांचे में आप ढल जाइए। देखें, जब हम भाग 5 पढ़ते हैं तो भाग 5 आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक है। संविधान का भाग 5, और प्रत्येक टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो प्रत्येक टॉपिक से पहले हम संविधान में उससे कहाँ पे वो उसका एड्रेस है, कहाँ पे वो दिया गया है, उसका विशेष रूप से जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि आप मोटे मोटे तौर पे आपके दिमाग में एक आइडिया हो जाए, एक पिक्चर फिक्स हो जाए कि ये टॉपिक है, इसका मतलब वो इसका संबंध उस भाग से उन आर्टिकल से है। तो वहाँ से आपके मोटे मोटे एक तस्वीर बन जाएगी जो आपके आर्टिकल्स याद करने में बड़ी मददगार सिद्ध होगी। तो देखिए, भाग 5 में आप जानते हैं भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है। भाग 5 का विस्तार है आर्टिकल 52 से शुरू होता है और आर्टिकल 151 तक विस्तृत है। एक बड़ा पार्ट है, बड़ा भाग है, जिसमें लगभग 100 आर्टिकल्स हैं। और इस भाग में किस बात का जिक्र है वो भी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कह सकते हैं या फिर संघ सरकार कह सकते हैं, एक ही बात है। केंद्र सरकार या संघ सरकार, उसका जिक्र भाग 5 में दिया गया है। सरकार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो तो आप जानते हैं कि सरकार के दायरे में कार्यपालिका आ जाती है, सरकार के दायरे में व्यवस्थापिका आ जाती है, सरकार के दायरे में न्यायपालिका आ जाती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, आप जानते हैं। और व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती है। ये सारे पार्ट हैं सरकार के। तो भाग 5 को भी हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखें, भाग 5 को भी हम थोड़ा सा अलग अलग भागों में बांट के अगर इसको समझें, हम इसका विश्लेषण करें, इसका क्लासिफिकेशन करें, तब आप इस भाग 5 को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, थोड़ा सा खुल के समझते हैं, और जब आप खुल के समझेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी संकल्पना वो थोड़ी सी ज़्यादा गहरी होगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। भाग 5 में आप समझिए कि कुल टोटल 5 अध्याय हैं। इसको और अध्याय में बांटा गया। और देखिए, संविधान निर्माताओं की ने कितना बेहतर तरीके से पूरे संविधान को सिस्टमेटिक और करीने से, तरतीब से इसको सजाया है, ताकि प्रत्येक पार्ट है वो संविधान का और अलग किया जा सके, अलग तरीके से हम उसे समझ सकें। और भाग 5 इसका एक बहुत बेहतरीन नमूना है जो आपके सामने अभी हम इसको करते हैं, खोलते हैं। भाग 5 में 5 अध्याय टोटल किए गए। इसका अध्याय नंबर 1, पहला अध्याय, उसमें है, उसका विस्तार है आर्टिकल 52 से लेकर और 78 तक। आर्टिकल 52 से 151 तक पूरा भाग 5 है। उसका भाग 5 का पहला टॉपिक, पहला अध्याय, वो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है।
और इसमें दी गई है कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन सी सरकार की होगी? क्योंकि भाग 5 है ही केंद्र सरकार का से संबंधित, तो केंद्र सरकार की कार्यपालिका, उसका संबंध पहले अध्याय से है। और कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं हम जानते हैं कि कार्यपालिका का संबंध उन संस्थाओं से है, उन पदों से है जो कानूनों को लागू करने की दिशा में वो काम करते हैं। और इन पदों में आप जानते हैं राष्ट्रपति आ गया, उपराष्ट्रपति आ गया, मंत्रिपरिषद आ गई, प्रधानमंत्री आ गया, महान्यायवादी आ गया। ये सारे के सारे पद वो कार्यपालिका के दायरे में आ जाते हैं। तो जो अभी हमने चर्चा की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, उन सब का जिक्र आर्टिकल 52 से 78 के बीच है। ठीक है, अगले अध्याय की हम बात करें, दूसरा अध्याय। चूंकि राष्ट्रपति का संबंध कार्यपालिका से है तो राष्ट्रपति का संबंध आर्टिकल 52 से 78 के बीच में है। इसको भी हम आगे और क्लासिफाई करेंगे, लेकिन पहले आप भाग 5 का पूरा विश्लेषण समझ लीजिए ताकि आप थोड़ा सा एक अच्छी सी पिक्चर बना सकें अपने दिमाग में। दूसरा अध्याय, और दूसरा अध्याय है आर्टिकल 79 से शुरू होता है और आर्टिकल 122 तक जाता है। और इस दूसरे अध्याय का संबंध है व्यवस्थापिका से। व्यवस्थापिका का मतलब कानूनों को बनाने वाली संस्था, और भारत में कानून बनाने वाली संस्था मतलब भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? वो है संसद। तो आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक संसद का जिक्र किया गया है कि संसद में कौन कौन शामिल होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जो भी है, किस तरीके से लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, फिर उनका चुनाव कैसे होगा, फिर उनमें कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, कानून बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्या प्रोसेस होगी, बहुमत किस तरीके का होगा, कितने प्रकार के विधेयक होंगे, वो पूरी की पूरी सब चीज़ें वो आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक ये दी गई है। देखिए अध्याय 3 की बात करते हैं वो हम जब संसद पढ़ेंगे तब उसको विस्तार से वहाँ खोल के पढ़ेंगे। अध्याय 3 और अध्याय 3 का संबंध केवल एक ही आर्टिकल से है, आर्टिकल 123। और आर्टिकल 123 आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध आर्टिकल है जिसका संबंध है अध्यादेश से। अध्यादेश, और ये केंद्र सरकार का अध्यादेश है क्योंकि भाग 5 का संबंध ही केंद्र सरकार से है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की होती है। तो ये तीसरा अध्याय अध्यादेश का। अध्याय नंबर 4 वो विस्तृत है, आर्टिकल 124 से शुरू होता है और आर्टिकल 147 तक जाता है। अब कार्यपालिका आ गई, यहाँ व्यवस्थापिका आ गई, तो बची न्यायपालिका। तो यहाँ पे इसका संबंध न्यायपालिका से है और केंद्र सरकार में न्यायपालिका का संबंध हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ आर्टिकल 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ये अध्याय नंबर 4 है। फिर अध्याय नंबर 5 का और हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अध्याय नंबर 5 विस्तृत है आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक। और आर्टिकल 148 से 151 के बीच इसमें दिया गया है CAG कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वो ये केंद्र सरकार है, पूरा का पूरा भाग 5 है, आर्टिकल 52 से 151। तो 52 से देखिए शुरू हो रहा है, 151 पे ख़त्म हो रहा है। इस पूरे के पूरे भाग 5 का विश्लेषण, उसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से 5 अध्यायों में किया गया है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके ये अपनी कॉपी में उतार लीजिए सबसे पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको लिखने के लिए समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। आगे की सारी क्लासों में भी हम ऐसे ही करेंगे, तो इसे आप पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आगे देखें। अभी हमने बात की भाग 5 के पहले अध्याय की, अब हम पहले अध्याय पे आ रहे हैं क्योंकि पहले अध्याय का संबंध कार्यपालिका से है और राष्ट्रपति का संबंध भी कार्यपालिका से है। तो चूंकि हमें पढ़ना राष्ट्रपति है
तो इसका मतलब हमें पहला अध्याय पढ़ना है। भाग 5 का केवल पहले अध्याय पे हम बात करेंगे हम। तो पहला अध्याय भाग 5 का अध्याय नंबर 1, और अध्याय नंबर 1 है वो है आर्टिकल 52 से 78, और इसका संबंध है कार्यपालिका से। और कार्यपालिका कहाँ की? केंद्र सरकार की, संघ सरकार की। अब हम थोड़ा सा इसका और विश्लेषण करें। कार्यपालिका में कौन कौन है? तो देखें, कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री है और महान्यायवादी है। तो इसके इन आर्टिकल्स को मैं थोड़ा सा विश्लेषित करके अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, तो आप यूँ समझिए कि इसके आर्टिकल्स को देखें, विश्लेषित कीजिए और आगे विखंडित कीजिए। सबसे पहले आर्टिकल 52 से 62, और इसका संबंध है राष्ट्रपति से। आर्टिकल 52 से 62 इसमें दिया गया है राष्ट्रपति। क्योंकि हमें पढ़ना राष्ट्रपति है, तो हम फिर उसके बाद में पहले इसको पूरा बता देता हूं मैं, उसके बाद में हम इस पे फोकस करेंगे। हम सीढ़ी दर सीढ़ी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर भी समझ में आएगा और थोड़ी समझ ज़्यादा विस्तृत भी होगी और विकसित भी होगी। आर्टिकल 52 से 62 के बाद दूसरा देखें आगे, आर्टिकल 63 से 69। 63 से 69 तक क्या है? आर्टिकल 63 से 69 तक है उपराष्ट्रपति। कैसे चुना जाएगा, कितना कार्यकाल होगा, कैसे हटा सकते हैं, वो सारी बातें इसमें। उपराष्ट्रपति के बाद आगे के आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 70 और 71 इनका संबंध राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से है। तो क्या बातें हैं उसकी बात हम आगे करेंगे। आर्टिकल 70 और 71 इसका संबंध राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों से है, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। 70 में तो क्या है और 71 में क्या है। फिर आर्टिकल 72 की अगर हम बात करें तो 72 आप जानते हैं क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान की बात करता है। फिर आर्टिकल 73 है वो केंद्र सरकार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा, वो बात करता है। आर्टिकल 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जहां तक संसद को, जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो आर्टिकल 73 है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात करता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसकी बात आर्टिकल 73 करता है। उसका विस्तार वहां तक जहां तक संसद को विधि बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 74 और 75 बहुत महत्वपूर्ण है, और आर्टिकल 74 और 75 का संबंध किससे है? इसका संबंध एक तो है प्रधानमंत्री से और एक है मंत्रिपरिषद से। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74 और 75 का संबंध इनसे है। आर्टिकल 76 का संबंध किससे है? आर्टिकल 76 का संबंध है महान्यायवादी। ये आर्टिकल 76 है। फिर हम अगर दो आर्टिकल्स और बचे, एक बचा है आर्टिकल 77 और एक बचा है आर्टिकल 78। तो आर्टिकल 77 कहता है, उसने कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग किया जाएगा वो प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। कार्यपालिका शक्ति का यहाँ तो विस्तार है, कहाँ तक होगा, यहाँ इसका प्रयोग है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। और आर्टिकल 78 में दिया गया पीएम के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो आप देखिए इस पूरे के पूरे जब अध्याय को पढ़ेंगे आप, तब आप पढ़ेंगे कि इसमें एक तो राष्ट्रपति का जिक्र है, एक उपराष्ट्रपति का जिक्र है, एक फिर बाद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जिक्र है, और एक महान्यायवादी का जिक्र है।
ये कार्यपालिका के दायरे में आते हैं। ये देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ गया, राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति, ये कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, ये विस्तार, ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य, तो ये इसी में आ गए। मोटे तौर पे हम बात करें तो कार्यपालिका के दायरे में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसको भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, सारणी के रूप में बना सकते हैं आराम से, ताकि आपको थोड़ा सा आर्टिकल्स का आइडिया हो जाए कि कौन कौन सा आर्टिकल्स क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी हम इसके खुल के आगे बात करेंगे, कौन से आर्टिकल से लिख लीजिए, इसको पोज दीजिए और लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम आते हैं राष्ट्रपति में, जिसकी बात हमने की आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति का जिक्र है। कड़ी के रूप में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखें, राष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल 52 से शुरू होता है, 62 तक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान के अन्य किसी आर्टिकल में, अन्य किसी भाग में राष्ट्रपति का जिक्र नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को केवल कार्यपालिका के दायरे में हम नहीं बांध सकते। जब आप आर्टिकल 79 पढ़ते हैं, संसद की शुरुआत जहाँ से होती है, वो कहता है कि भारत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। मतलब राष्ट्रपति संसद का भी तो एक अंग है, संसद का भी तो एक पार्ट है, तो वहाँ उसकी जो विधायी शक्तियाँ आ जाती हैं, तो वहाँ उस पार्ट में भी राष्ट्रपति के संबंधित आर्टिकल्स हैं। आपातकालीन शक्तियों में भी राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की होती है। अन्य बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनका संबंध राष्ट्रपति से है। तो मैं पहले हम एक काम ये करते हैं कि जितने आर्टिकल्स हैं उन सबको पहले एक जगह पे लिखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, ताकि आपको सारे आर्टिकल्स एक जगह पे याद हो जाए। देखिए, याद करने का तरीका क्या है, अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये चर्चा करते हैं कि आर्टिकल्स कैसे याद करें, उनका कोई शॉर्ट ट्रिक है कि नहीं है। असल में इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा आसान रास्ता ज़रूर है, और हम सभी उसी आसान रास्ते से होके जाएंगे ताकि आप सभी को वो आर्टिकल्स अच्छे तरीके से याद हो सके। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 52 क्या कहता है। पहले हम उन आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक चीज़ राष्ट्रपति से संबंधित वो समझते चले जाएंगे। आर्टिकल 52 कहता है कि संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब राष्ट्रपति पद को स्थापित कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 52 करता है। ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है आपको थोड़ा सा धीमापन लगे, लेकिन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में भी इसे नोट कर सकें, साथ साथ लिखते चले जाइए आप। आर्टिकल 52 ये कहता है, आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए सारे आर्टिकल्स जो मैं एक जगह लिखा रहा हूँ। आर्टिकल 53 क्या कहता है, 53 ने कहा कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। ये आर्टिकल 53 ने कहा कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लिखते चले जाइए साथ, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अब ये अधीनस्थ कौन होंगे, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। ठीक है, सारे आर्टिकल्स इतने बड़े नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आर्टिकल था जो इतना बड़ा था, इसकी इतनी बड़ी लैंग्वेज आपको याद करनी होगी। तो कार्यपालिका शक्तियां किसको सौंप देता है आर्टिकल 53, राष्ट्रपति को। लेकिन किसकी, राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की, संघ की, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 का संबंध है निर्वाचक मंडल से। निर्वाचक मंडल का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन कौन करेंगे, भाग कौन कौन लेगा, वोट कौन देगा, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे।
निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, निर्वाचन प्रणाली क्या होगी, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, इसका पूरा वर्णन, पूरा जिक्र ये आर्टिकल 55 करता है। फिर आर्टिकल 56 क्या कहता है, आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति चुन तो लिया आपने, लेकिन वो कितने समय तक रहेगा, मतलब उसका कार्यकाल कितना होगा, ये आर्टिकल 56 ने कहा। आर्टिकल 57 कहता है, और आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति एक बार यदि राष्ट्रपति बन गया तो वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, उसके पुनर्निर्वाचन की पात्रता। तो ये कहता है पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। यह आर्टिकल 57 कहता है। फिर आर्टिकल 58 क्या कहता है कि ठीक है आपने चुनाव भी कर लिया, निर्वाचक मंडल की भी बात है, लेकिन पहले ये तो बताएं कि राष्ट्रपति बन कौन सकता है। मतलब ये कि राष्ट्रपति की योग्यताएं, और योग्यताओं के लिए एक शब्द और भी है, ये खास बात ध्यान रखें, एग्जाम में बाई चांस ये नाम आ सकता है, अर्हताएं। तो कौन व्यक्ति, उसके लिए योग्यताएं क्या क्या है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये आर्टिकल 58 कहता है। आर्टिकल 59 कहता है पद हेतु शर्तें। इसमें कुछ 2-3 बातें हैं, ये जब हम आर्टिकल 59 पढ़ेंगे वहां इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पद हेतु शर्तें। फिर आर्टिकल 60 और अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कैसे करेगा, कौन दिलाएगा, किस तरीके से, उसका फॉर्मेट क्या होगा, यह आर्टिकल 60 कहता है। आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति को यदि समय से पहले यदि हटाना है तो एक प्रोसेस होगी महाभियोग की। वो महाभियोग की प्रोसेस कैसे होगी, तो ये महाभियोग, जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहा जाता है, हम समझेंगे महाभियोग की प्रोसेस को आगे की क्लासों में, ये महाभियोग। फिर आर्टिकल 62 एक बात और कहता है, और आर्टिकल 62 ने कहा कि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त कैसे कैसे होगा, और यदि आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया तो उसके बाद में उसके कितने अवधि के अंदर चुनाव होने जरूरी है। तो ये आकस्मिक पद रिक्ति की दशा, आकस्मिक पद रिक्ति की दशा, कौन कौन सी दशाओं में राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो सकता है, और ऐसी स्थिति में कितने समय के अंदर चुनाव होने जरूरी है, और फिर वो जो चुनाव होके आया वो कितने समय तक राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा। तो आर्टिकल 52 से 62 हमने बात कर ली, 52 से 62 तक ये हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति केवल यहीं तक, इन्हीं आर्टिकल्स तक सीमित है। इसके अलावा भी संविधान के अनेक अलग अलग आर्टिकल्स में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातों का जिक्र किया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उन सभी आर्टिकल्स को यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं। कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स और हैं 10-12, उनको और थोड़ा सा आप लिखिए ताकि आपके सारे आर्टिकल्स एक जगह एकत्रित हो जाए। देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, बार बार वो आर्टिकल्स आएंगे, और जब वो बार बार आर्टिकल्स आएंगे तो आपको वो सब चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक करेगी, वो आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। आर्टिकल 62 के बाद हम आगे बढ़ें तो आर्टिकल 65 आता है, और आर्टिकल 65 कहता है, इसी से संबंधित कुछ बातें आर्टिकल 65 ने कही, क्योंकि आपने अभी हमने बात की थी कि आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति है। तो आर्टिकल 65 का संबंध राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से है। 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हुआ, आकस्मिक रूप से रिक्त हुआ, खाली हो गया, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मतलब ये कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे क्या उसने कहा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति की दशा में आकस्मिक रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मेरे विचार से आपको ये राइटिंग समझ में आ रही है, दिख भी रहा होगा अच्छे से। उपराष्ट्रपति उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ये आर्टिकल 65 कहता है। आर्टिकल 65 के बाद हम कुछ आर्टिकल्स और बात करें जिनका संबंध राष्ट्रपति से है, तो देखिए इसी के अगली कड़ी के रूप में एक आर्टिकल और है, और वो है आर्टिकल 70। इसकी बात को पूरा किया, ये इनकम्प्लीट बात है, अधूरी बात है। इसकी बात को आगे और पूरा करता है आर्टिकल 70 करता है। क्योंकि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हुआ तो उपराष्ट्रपति पद पे वो राष्ट्रपति पद के काम करेगा, लेकिन मान लीजिए कि जिस समय राष्ट्रपति का पद खाली हुआ उस समय उपराष्ट्रपति की पोस्ट भी खाली है, मान लीजिए ऐसा हो, तो ऐसी स्थिति में फिर बाद में राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इस बात का पूरा का उल्लेख यहाँ आर्टिकल 70 करता है। और आर्टिकल 70 कहता है कि यदि दोनों ही पद रिक्त हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का वो निर्वहन कौन करेगा, इसका निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी। संसद एक कानून बनाएगी और इस बात को तय करेगी, किसी एक व्यक्ति को इसका जिम्मा देगी कि वो इसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो ये पावर किसको दिया गया, ये संसद को पावर दिया गया। तो इसमें कहता है, आर्टिकल 70 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, साथ साथ लिखते चले जाइए आप, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों की रिक्ति होने की दशा में संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी कि राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का, राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करे। कौन करे, ये आर्टिकल 70 कहता है। और इस बारे में 1969 में संसद ने कानून बनाया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसके लिए ऑथराइज किया संसद ने। चलिए ये बात आगे करते हैं। आर्टिकल 70 के बाद में आगे देखें, ये आर्टिकल सारे पॉज करके लिख सकते हैं आप, अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो पॉज कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। देखें आर्टिकल 71, हो सकता है आर्टिकल्स की बरसात हो रही है आपके ऊपर, हमले हो रहे हैं लगातार, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगता हो, लेकिन ये चीज़ें आपके आगे बहुत सहायक होगी। क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, हालांकि 4 बातें हैं आर्टिकल 71 में, 4 क्लॉज हैं, 1 2 3 4 4 क्लॉज हैं, लेकिन हम पहले केवल एक क्लॉज की बात करते हैं। जब आर्टिकल 71 पढ़ेंगे तब हम उसको विस्तार से वहाँ चारों क्लॉज पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसका निर्णय कौन करेगा।
राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय, किसी भी प्रकार के विवाद का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यह बहुत विशेष बात है, बहुत खास बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये खास तौर पे याद कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये आर्टिकल 71 कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है। फिर आर्टिकल 72। अब देखिए बड़े आर्टिकल्स, ये जो लाइनें बड़ी बड़ी लिख रहा हूं मैं, आप इन्हें देख के घबरा रहे होंगे कि ये आर्टिकल्स में इतने लंबे लंबे लाइनें लिखनी पड़ रही है, तो बस ये यहां तक था, आगे बहुत छोटे छोटे दिए हुए हैं। आर्टिकल 72, और आर्टिकल 72 कहता है क्षमादान के बारे में। क्षमादान, ठीक है, ये क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की है। फिर बाद में आर्टिकल 72 के बाद में आर्टिकल 77, इसका संबंध भी राष्ट्रपति से है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। हालांकि आगे के क्लोज में कुछ 2-3 बातें और भी हैं, लेकिन पहले क्लोज में ये बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका, नामात्रीय कार्यपालिका तो राष्ट्रपति है। आर्टिकल 77 एक ये, इसका संबंध राष्ट्रपति से है। इसके हम आगे और चलें अगर, तो देखें आर्टिकल एक और है, और वो है आर्टिकल 103। आर्टिकल हालांकि 85, 86, 87 ये भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है, लेकिन वो हम अलग जगह पढ़ेंगे। सीधे आप 103 पे आइए। संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय, सांसदों की, या फिर लिख लीजिए सांसदों की अयोग्यता से संबंधित, जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको, क्योंकि आपके फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है। संबंधित विवाद का निर्णय, विवाद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। ये आर्टिकल 103। फिर आर्टिकल 108, और आर्टिकल 108 है संयुक्त बैठक। ये संयुक्त बैठक, ठीक है। आर्टिकल 108 के बाद में देखें आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 कहता है अध्यादेश। लिख लीजिए सारे, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की पावर है ये आर्टिकल 123 में। अध्यादेश जारी करना, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल। ये संयुक्त बैठक बुलाना, ये बुलाने की पावर राष्ट्रपति की है। तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। कुछ और आर्टिकल्स हैं 5-4, उनको थोड़ा सा पेशेंस रख के और लिख लीजिए। आपकी भी पेशेंस की परीक्षा है, क्योंकि आर्टिकल्स सबसे ज़्यादा बोरिंग करने वाले क्लासेस होती हैं, लेकिन हम जब एक जगह इनको लिख लेंगे तो आगे आपके लिए समझना आसान रहेगा। बहुत, मैं इस बात के लिए आपको अश्योर करता हूं कि वो आर्टिकल्स आपके याद हो जाएंगे। देखिए आर्टिकल 123 तक हो गया। 123 के बाद देखिए आर्टिकल 143। 143 कहता है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है किसी मामले पर। सलाह लेना, ये राष्ट्रपति की पावर है 143 की। फिर बाद में आर्टिकल 143 के बाद में हम और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 201, एक आर्टिकल आता है 201। अच्छा, इससे पहले आर्टिकल 111 भी था, जिसको मैं भूल गया। आप थोड़ा सा पीछे के जाके
और यहाँ पे 111 थोड़ा सा लिख लीजिए, 108 के बाद में आर्टिकल 111 है। और आर्टिकल 111 में क्या है? संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति की स्वीकृति। मतलब ये कि संसद ने यदि कोई विधेयक पारित किया तो वो संसद द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देगा, उसे स्वीकृति नहीं दे देगा। ये आर्टिकल 111 कहता है। देखिए आगे, देखिए आर्टिकल 201 क्या है? आर्टिकल 111 का संबंध केंद्र सरकार से है, संसद द्वारा पारित विधेयकों से है जो राष्ट्रपति के पास जाके साइन होते हैं। ठीक ऐसा ही एक आर्टिकल 200 है। 201 पे बाद में आते हैं, 200 समझना पहले, 201 को समझने से पहले। आर्टिकल 200 जो पावर केंद्र के बारे में राष्ट्रपति को देता है, वही पावर आर्टिकल 200 राज्य के बारे में राज्यपाल को देता है कि राज्य विधानमंडल से पारित कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं होगा जब तक कि राज्यपाल उस पर साइन नहीं करेगा। मतलब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति आर्टिकल 200 कहता है। और आर्टिकल 200 में एक बात कहेगी कि राज्यपाल इस विधेयक को किससे भेज सकता है? अगर उसे लगे कि इससे राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना चाहिए तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ भी भेज सकता है। ये राज्यपाल की पावर है एक स्वविवेक की, वो अपने इच्छा से यदि उसे ऐसा लगता है तो भेज सकता है। तो 201 कहता है कि राष्ट्रपति उस पे क्या करेगा? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित ऐसा विधेयक जो राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा है, उस पर राष्ट्रपति क्या करेगा? ये आर्टिकल 201 कहता है। तो 201 है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो आर्टिकल 200 में तो राज्यपाल की स्वीकृति थी, आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति की स्वीकृति है। लेकिन राष्ट्रपति के पास केवल वही विधेयक आएंगे जो राज्यपाल उन्हें भेजेगा। चलिए आर्टिकल 201 के बाद देखें आर्टिकल 352। ये तो आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय आपातकाल, ये पावर राष्ट्रपति की है कि वो आपातकाल घोषित कर सकता है। फिर आर्टिकल 356, ये भी बड़ा फेमस है, राष्ट्रपति शासन जिसे हम कहते हैं। इससे आप सभी वाकिफ होंगे। आर्टिकल 360, ये भी आपने सुना होगा, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो ये राष्ट्रपति की पावर है कि वो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। एक अंतिम आर्टिकल और है, आर्टिकल 361। अब तक आपका धैर्य लगभग जवाब दे चुका होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये आर्टिकल यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। यह है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, बस यहाँ तक है, ज़्यादा विशेष नहीं है। इतने आर्टिकल्स हैं। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या होंगे? हालांकि इसमें राज्यपाल के विशेष अधिकार भी इसी आर्टिकल में है, लेकिन चूंकि हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो हम केवल इसमें राष्ट्रपति को लिख रहे हैं। तो देखिए आर्टिकल्स आपने क्या क्या पढ़े, खूब ज़्यादा हो गए, लेकिन हमें चूंकि याद करने हैं। आर्टिकल 52 से 62 तक के आर्टिकल तो है ही, फिर बाद में 65 हो गया, 70 हो गया, 71, 72, 77, 103, 108, 123, 111, फिर आर्टिकल 143, 201, 352, 356, 360 और 361। इसके अलावा भी अगर छोटे मोटे कुछ आर्टिकल्स हैं तो वो हम बीच बीच में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो जहाँ जहाँ आएंगे हम उनको याद कर लेंगे। तो पहले तो देखें, मैं थोड़ा सा समय लेके आपको याद कराने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखें आर्टिकल्स में सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिकल 52 क्या है। आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा।
आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल की बात करता है, 55 निर्वाचन की प्रोसेस की बात करता है, 56 कार्यकाल की बात करता है, 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता की बात की गई, 58 में उनकी योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होगी उसका चर्चा की गई, 59 में पद हेतु शर्तें, आर्टिकल 60 में उसकी शपथ का वर्णन, आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात, आर्टिकल 62 में आकस्मिक पद रिक्ति की दशा की बात। तो ये तो 52 से 62 तक है। तो इनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप आराम से आपको याद हो जाएगा। कोशिश आप ये करें कि 1-2 बार इनको रजिस्टर में देख के याद करें, उसके बाद रजिस्टर बंद कीजिए और याद करने की 52 से 62 तक की चेन चलाइए। जहाँ पे आप अटकते हैं उसको रजिस्टर खोल के उसको देखिए, उसको पढ़िए। आपको ईजिली आप वापस बंद करके जब आप याद करेंगे तय बात आपको वो याद हो जाएगा। फिर आर्टिकल 65 बात कहता है कि राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 70 कहता है कि यदि दोनों ही नहीं होंगे तो कौन उसका पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, इसका निर्धारण संसद कानून बना के करेगी। 71 में कहा गया राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का समस्त मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति की बात की गई। आर्टिकल 77 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 103 में आते हैं तो फिर वो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक बुलाने की पावर राष्ट्रपति की है। 111 कहता है कि संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित हुआ तो उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल 201 कहता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उस पर राष्ट्रपति के साइन। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा करता है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की शक्ति राष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। और अंत में आर्टिकल 361 राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, उनका उल्लेख उसमें किया गया है। तो ये आर्टिकल से रिलेटेड कुछ बिंदु हैं, कुछ बातें हैं जो आपके सामने है। चलिए अब यहाँ से शुरू होती है राष्ट्रपति की ये क्लास, कॉन्सेप्ट्स, कुछ बातें, वो सब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये शुरुआती चीज़ें थी, अब तक वो बैकग्राउंड में थी, जो शुरुआती संकेत थे, शुरुआती बातें थी जो किसी विद्यार्थी को राष्ट्रपति का टॉपिक शुरू करने से पहले उसे ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ये आपका पूर्व ज्ञान को एक फिक्स करने के लिए चीज़ें अब तक हमने चर्चा की थी। चलिए यहाँ से हम एक एक बिंदु को लेते हैं। राष्ट्रपति को हम पहले राष्ट्रपति की में हम लेंगे चुनाव कैसे होता है, सब चीज़ें कैसे चुना जाता है, कार्यकाल क्या, शपथ कैसे, उसकी महाभियोग कैसे, वो सब चीज़ें कैसे हट सकता है, वो सब चीज़ें। और फिर बाद में अगली उन चीज़ों में हम लेंगे राष्ट्रपति की पावर्स, कि उसके पावर क्या होते हैं, उसकी शक्तियाँ क्या होती है। तो इस पहले भाग में शुरुआत हम करते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यताओं की। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। तो देखें, सबसे पहले बिंदु नोट कीजिए योग्यताएं। और योग्यताएं में जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि एक शब्द और है, और एग्जाम में अक्सर कभी कभी ये शब्द इसलिए डाला जाता है ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जा सके, क्योंकि योग्यता शब्द वो जानता है, अर्हता शब्द कई विद्यार्थी नहीं जानते, तो अर्हता भी इसी को कहते हैं। और कौन सा आर्टिकल है ये है आर्टिकल 58। देखिए अब साथ साथ आपको आर्टिकल्स याद होने वाले हैं, क्योंकि हमने एक जगह लिखे हैं तो एक बार हमारी चर्चा वहाँ पे हो चुकी। योग्यताओं का वर्णन आर्टिकल 58 कहता है, 58 करता है। और आर्टिकल 58 ने क्या कहा, इसको समझिए आप। 4 बिंदु दिए गए, 1, 2, 3 और 4, 4 प्रकार की योग्यताएं बताई गई राष्ट्रपति की। और कौन कौन सी योग्यता है? राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो। यह पहली आवश्यकता है, पहली योग्यता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी ये जरूरी है कि वो व्यक्ति अमेरिका का नागरिक हो। भारत के राष्ट्रपति के लिए जरूरी है कि भारत का नागरिक हो। लेकिन दोनों में एक अंतर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जन्म से अमेरिका का नागरिक हो, वो जन्म से अमेरिका का नागरिक होना ज़रूरी है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के चुनाव का, वो जन्म से भारत का नागरिक हो। वो बाद में भी यदि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त की है, ग्रहण की है, तो वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है।
एक बात तो ये। दूसरी बात, उसकी आयु का तय किया गया कि कितने वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो कम से कम आयु निर्धारित की गई 35 वर्ष की, कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की कम से कम 35 वर्ष की आयु तो कम से कम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष तय की गई। यहाँ पे एक बात और आपको समझ लेनी चाहिए कि भारत के संविधान में 3 पद ऐसे हैं जिनके लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु तय है। और वो जो 3 पद हैं, उन 3 पदों में एक पद तो आपने देखा राष्ट्रपति का है, एक पद उपराष्ट्रपति का है, और तीसरा एक पद और है, वो राज्यपाल का है। 3 पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। तो राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं हम। आर्टिकल 58 में 35 वर्ष की आयु तय की गई, सीधा सा स्पष्ट सा है। तीसरा एक बिंदु और है, और वो तीसरा बिंदु, तीसरी योग्यता जो तय की गई, वो की गई कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में कम से कम वो योग्यताएं होना जरूरी है जो किसी लोकसभा के सदस्य में होती है। मतलब ये कि राष्ट्रपति में उन योग्यताओं की अपेक्षा की गई जो किसी लोकसभा के सदस्य में होती है। मतलब ये कि लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। अब यहां 2 बातें हैं, खास बात ध्यान रखें आप। इसका मतलब आप ये मत समझ जाना कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए ये जरूरी है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, ऐसा नहीं है। उसका राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें तो वो योग्यताएं कम से कम होनी चाहिए जो किसी लोकसभा के सदस्य के लिए जरूरी है। और फिर चौथी योग्यता ये तय की गई कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथी योग्यता ये की गई। तो यहां पे देखें आप, इन चारों योग्यताओं को जब देखेंगे तब आप पाएंगे कि भारत का नागरिक हो, ये स्पष्ट है, सीधा सा है। अच्छा, साथ साथ आप लिख सकते हैं, यहां मैंने नागरिक लिखा, यहां लिख लीजिए भारत का नागरिक हो। दूसरी, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। और चौथा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये चारों योग्यताएं इस तरीके से आप लिख लेना। पहली योग्यता स्पष्ट है कि भारत का नागरिक कौन होगा, नागरिकता का स्पष्ट रूप से है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 वर्ष की आयु, ये भी स्पष्ट है, 10वीं क्लास की मार्कशीट देख के तय किया जा सकता है कि क्या है, या जन्म प्रमाण पत्र देख के तय किया जा सकता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी और 35 वर्ष पूरी की है कि नहीं की है, स्पष्ट है एकदम। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, ये भी स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता वो असल में रखता है कि नहीं रखता है। तो क्योंकि लोकसभा की सदस्य की योग्यता स्पष्ट है, तो ये भी स्पष्ट है कि उसमें योग्यता वो है कि नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा सा पेच आ जाता है, लाभ के पद पर ना हो। इसमें पेच इसलिए आ जाता है कि भारतीय संविधान कहीं भी इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि कौन कौन से पद वो लाभ के पद में है, कौन कौन से पोस्ट को हम लाभ के पद के दायरे में गिनेंगे, ये कहीं भी स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया संविधान में। ये पावर दिया गया संसद को, और संसद ने भी ये कभी नहीं बताया कि कौन कौन से पोस्ट लाभ के पद पे हैं। हालांकि संसद ने ये जरूर किया है, अलग अलग कानून बना के कई बार इसको स्पष्ट किया कि ये पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आएंगे, ये जरूर स्पष्ट किया है। लेकिन आर्टिकल 58 उसमें स्पष्टीकरण में इस बात को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए 4 पद बताए गए, और ये कहा गया कि ये 4 पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएंगे। और लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएंगे का मतलब क्या हुआ कि ये 4 पद अपने पद पर, 4 पदों पर जो व्यक्ति आसीन है वो अपने पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है। इसको हम समझते हैं। देखें, 4 पद पहले समझ लीजिए कौन कौन से पद हैं 4। पहला कहा गया राष्ट्रपति, 1 नंबर पे राष्ट्रपति। दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, और चौथा मंत्री।
ये 4 व्यक्ति हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब समझिए आप, मान लीजिए कोई व्यक्ति लाभ के पद पे है, स्पष्ट रूप से समझना इस बात को, गहराई से समझना इस बात को। मान लीजिए कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है और वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी इच्छा है कि राष्ट्रपति का मैं चुनाव लड़ूं। तो यदि वो लाभ के पद पे है, इसका मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकता, और यदि फिर भी वो लड़ना चाहता है तो उसे करना क्या पड़ेगा कि उसे अपने पहले इस पद से, जिस पद पे वो काम कर रहा है, जो लाभ के पद के दायरे में है, उसे उस पद से क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। स्पष्ट है। लेकिन आर्टिकल 58 में ही कहा गया है कि ये जो 4 पद है लाभ के पद के दायरे में नहीं आते, और चूंकि वो नहीं आते, इसका मतलब ये है कि ये जो राष्ट्रपति पद पे जो काम कर रहा है व्यक्ति, राष्ट्रपति है, जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, और ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है अगले वाला, चूंकि वो लाभ के पद के दायरे में नहीं आता, इसलिए उसे अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। वो बगैर इस्तीफा दिए चुनाव लड़ सकता है। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति भी चुनाव लड़ सकता है बगैर इस्तीफा दिए। इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है इन 4 पदों को। राज्यपाल को भी अपने पद से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, चुनाव लड़ सकता है वो बगैर त्यागपत्र दिए। और मंत्री भी बगैर त्यागपत्र दिए चुनाव लड़ सकता है। एक बात ध्यान रखें आप, मंत्री पद जो है इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें हम किसको माने, हम केंद्र सरकार के मंत्री माने कि राज्य सरकार के मंत्री माने। तो यहाँ ध्यान रखें कि इसमें केंद्र सरकार के मंत्री भी शामिल हैं और राज्य सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। दोनों सरकारों के मंत्री इसमें शामिल हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का मंत्री है चाहे राज्य सरकार का मंत्री है, उन्हें पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से मंत्री में ध्यान रखना आप, कैबिनेट मंत्री भी आ गए, राज्य मंत्री भी आ गए और उप मंत्री भी आ गए। सभी प्रकार के मंत्री इसमें हैं, ठीक है ना। सभी प्रकार के मंत्री इसमें शामिल हैं, क्योंकि आप जानते हैं मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। चाहे वो कोई सा भी है, वो उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है। अब एक प्रश्न मैं सामान्य तौर पे आपसे पूछता हूं, उस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आप, अगर मैंने आपसे पूछा कि मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो मुझे बताएं कि आप उस लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता है या नहीं है। चुनाव लड़ने से पहले, राष्ट्रपति का फॉर्म भरने से पहले उसे इस्तीफा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष की बात है, स्पीकर की बात है। तो उत्तर सोचिए, आप अपने मन में सोचिए और फिर मैच कीजिए कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। तो देखिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष, एक बार प्रश्न पूछता हूं आपसे सामान्य तौर पे, पहले उसका जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं आपको कि निम्नलिखित में से कौन से पद को धारित करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं ये कहूं और मैं इसमें लिखूं, 1 नंबर पे मैंने लिखा लोकसभा अध्यक्ष, फिर मैंने लिखा लोकसभा का उपाध्यक्ष, फिर मैंने लिखा राज्यसभा का सभापति, और चौथा मैंने लिखा राज्यसभा का उपसभापति। देखिए, आप समझिए, पहले मैंने लिखा स्पीकर, दूसरा मैंने लिखा डिप्टी स्पीकर, तीसरा मैंने लिखा राज्यसभा का सभापति, और चौथा मैंने लिखा उपसभापति। इन चारों में से किस व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है? तो आप देखेंगे, आप तो सीधे तौर पे इनसे मैच कीजिए, आप सीधे यहाँ पे आइए। देखिए, स्पीकर क्या इन चारों में से होता है? नहीं होता है। डिप्टी स्पीकर इनमें से होता है? नहीं होता है। इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा का सभापति, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आर्टिकल 64 आप जानते होंगे ना, आर्टिकल 64 में भी कहा गया और आर्टिकल 89 में भी कहा गया, स्पष्ट रूप से कहता है वो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति यही है, तो इसे अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति आ गया सीधे तौर पे। अच्छा, अब उस सवाल पे आते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देने की आवश्यकता है कि नहीं है? तो यहाँ इसका जवाब आपको मिल गया कि उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। ऐसा घटनाक्रम हुआ है, देखें, हमारे यहाँ हुआ क्या कि 1967 में चुनाव हुए।
और चुनाव हुए और हमारे राष्ट्रपति बनते हैं जाकिर हुसैन। एक कहानी सुन लीजिए और उस कहानी के माध्यम से ही बहुत सारी कहानियाँ आएंगी, उन कहानियों के माध्यम से हम इन सारे के सारे घटनाक्रमों को समझने की कोशिश करेंगे। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनते हैं और ये राष्ट्रपति, उनकी ज्वाइनिंग डेट थी 13 मई 1969। 1969 को राष्ट्रपति बने, 5 साल के लिए बने, 1974 तक इन्हें रहना था। लेकिन इस बात को आप जानते हैं कि 3 मई 1969 को, सॉरी 1967 में बने थे, ध्यान रखें 1967 में बने थे, 67 में चुनाव हुए थे ना। 3 मई 1969 को उनकी पद पे रहते हुए डेथ हो जाती है। आकस्मिक पद रिक्ति हुई, आर्टिकल 62 जैसी बात कहता है। तो आर्टिकल 62 कहता है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। इनकी जब डेथ हो गई तो अब क्या होना चाहिए। आर्टिकल 62 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति की पद रिक्ति हुई तो उस पद रिक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो 6 माह तक क्या होगा फिर, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता चुन के। तो ये बात आर्टिकल 65 कहता है, हमने अभी बात की थी। और आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और इस दिन, जिस दिन जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, उस दिन हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति कौन थे। उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो देखें, इस दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी। आर्टिकल 65 कहता है उसके अकॉर्डिंग बने, संवैधानिक प्रावधान है। 3 मई 1969 को बन गए। कब तक रहना था, जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। और नए राष्ट्रपति के चुनाव होने से पहले ही, क्योंकि उस समय नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्हीं की हम बात करेंगे आगे। अब इससे पहले वीवी गिरी ने भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे और वीवी गिरी ने फिर क्या किया, 20 जुलाई 1969 को इस्तीफा दे दिया। तो 2-3 घटनाक्रम यहाँ पे आएंगे, वो हम सारी घटनाक्रम को, उन सब चीज़ों को जोड़ के हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। आप पहले लोकसभा अध्यक्ष वाले प्रश्न का जवाब उसकी बात कीजिए। अब यहाँ पे चुनाव होने वाले थे, 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होंगे। इस तारीख से लेकर 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। तो यहाँ पे नए कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस ने उस समय नीलम संजीव रेड्डी को चुना कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। और आप जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले लोग कौन होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे जिस दल की केंद्र में और विभिन्न अलग अलग राज्यों में यदि सरकारें हैं, तो इसका मतलब कि वो कैंडिडेट, वो राष्ट्रपति, जिस कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट किया है, वो कैंडिडेट की राष्ट्रपति बनने की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाती है। तो कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को आगे बढ़ाया, उनका नाम आगे प्रस्तावित किया कि हम इन्हें सपोर्ट करेंगे, नीलम संजीव रेड्डी को करेंगे। लेकिन कांग्रेस में उस समय आंतरिक बड़ी ऐसे गतिविधि चल रही थी, बहुत पेच चल रहा था। इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने क्या किया कि उन्हें एक ऐसा राष्ट्रपति, वो नीलम संजीव रेड्डी के नाम पे सहमत नहीं थी, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी थोड़े से दबंग किस्म के व्यक्ति थे, जबकि इंदिरा गांधी का ये मानना था कि राष्ट्रपति थोड़ा सा विनम्र होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की किसी बात को बहुत आसानी से मान सके, आराम से मान सके, गतिरोध ना हो। तो वो कम से कम ये समझिए, आप मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि उन्हें अपने फेवर का राष्ट्रपति चाहिए था जो उनकी बातों को ईजिली, आसानी से मान सके। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वीवी गिरी जो उसकी उस समय उपराष्ट्रपति थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कर रहे थे, उन्हें कहा कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। तो वीवी गिरी ने कहा कि भाई मैं कैसे लड़ूं, कांग्रेस ने तो इनका नाम प्रस्तावित किया है और आप भी, आपका संबंध भी कांग्रेस से, तो मैं चुनाव कैसे लड़ूं, मैं जीतूंगा कैसे, जब कांग्रेस सपोर्ट ही नहीं करेंगी तो मैं जीतूंगा कैसे। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप चुनाव लड़िए, आप फॉर्म भरिए। तो वीवी गिरी ने क्या किया, यहाँ पे इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं थी। अभी आपने पढ़ा, उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है
तो उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई इस्तीफा देना चाहे तो उसे रोक भी तो नहीं सकते। तो इन्होंने इस्तीफा दिया। अब वो किसे दिया वो हम इस्तीफा में पढ़ेंगे, जब हम आर्टिकल 56 पढ़ेंगे वहाँ उसकी एक बार फिर से एक कहानी आएगी, हम वहाँ इसकी चर्चा करेंगे। अगर यहाँ मैंने वो कहानी कही तो आपके थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, दोनों कहानियाँ मिक्स हो जाएंगी फिर। तो यहाँ वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया, वीवी गिरी ने चुनाव लड़ा, ठीक है। अच्छा, नीलम संजीव रेड्डी की कहानी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इस कहानी पे आइए वापस। नीलम संजीव रेड्डी का कांग्रेस ने जो नाम आगे बढ़ाया था, नीलम संजीव रेड्डी उस समय क्या थे आप जानते होंगे। 1967 में लोकसभा के भी चुनाव हुए थे। लोकसभा के पहले चुनाव कब हुए आप जानते हैं? पहले चुनाव 1952 में हुए थे। पहली लोकसभा 57 तक चली, दूसरी लोकसभा 1957 से लेकर 1962 तक चली, तीसरी लोकसभा 1962 से लेकर 1967 तक चली। अब चौथी लोकसभा के चुनाव हुए और 1967 में चुनाव होते हैं, आगे तक चलती है। और 1967 में जो चुनाव हुए, इन चुनावों में इस लोकसभा के स्पीकर जो बने, लोकसभा अध्यक्ष जो बने, वो कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी बने। ये नीलम संजीव रेड्डी इसके लोकसभा अध्यक्ष थे, इस चौथी लोकसभा के स्पीकर थे नीलम संजीव रेड्डी। अब 1969 में अचानक जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो राष्ट्रपति चुनाव आया, तो कांग्रेस ने कहा कि भाई नीलम संजीव रेड्डी का नाम उन्होंने आगे प्रस्तावित किया, जबकि वो तो लोकसभा अध्यक्ष थे उस समय। तो अब नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और वो लोकसभा अध्यक्ष पोस्ट पे हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि वो उन 4 पदों में नहीं आते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, इन 4 पदों में ही लोकसभा अध्यक्ष का पद चूंकि नहीं है, तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। और नीलम संजीव रेड्डी ने भी क्या किया? इस्तीफा त्यागपत्र दिया। इन्होंने त्यागपत्र दिया और चुनाव लड़ा। फिर वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ। कड़ा मुकाबला इस मायने में हुआ कि इंदिरा गांधी ने अपील की कि राष्ट्रपति चूंकि, क्योंकि उन्हें उनका इंदिरा गांधी का सपोर्ट था, तो इंदिरा गांधी ने फिर अपील की कि राष्ट्रपति चूंकि क्या होता है, किसी दल विशेष का नहीं होता बल्कि पूरे देश का होता है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले उन समस्त मतदाताओं को, जो कि सांसद और विधायक होते हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें दल के आधार पर, दलीय भावना के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पे, जो उनकी अंतरात्मा कहती है, इस आधार पे उन्हें वोटिंग करनी चाहिए। अपने कैंडिडेट को, राष्ट्रपति के किसी कैंडिडेट को चुनना चाहिए। असल में सीधे तौर पे समझिए कि सीधे तौर पे अपील की जा रही थी कि वीवी गिरी को वोट दिया जाए। और हमारे भारतीय राजनीतिक इतिहास में भारतीय नेताओं की अंतरात्मा पहली बार जागती है, और वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर, क्योंकि इंदिरा गांधी का प्रभाव था, ये समझिए, और वोटिंग करते हैं। पहला चरण में ये पहली बार हुआ जब पहले चरण में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट्स नहीं आए, नतीजे नहीं निकले। तो फिर पहली बार होता है, दूसरे चरण में शुरू होता है, और दूसरे चरण में, राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में बहुत नज़दीकी मुकाबले में नीलम संजीव रेड्डी को पराजित कर दिया वीवी गिरी ने। वीवी गिरी जीत जाते हैं, नीलम संजीव रेड्डी हार जाते हैं। बहुत नज़दीकी मुकाबला हुआ। केवल एक बार दूसरे चरण की मतगणना हुई है जिसमें वीवी गिरी जीते, नीलम संजीव रेड्डी हार जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति भी नहीं बने, और लोकसभा अध्यक्ष जो थे वहाँ से त्यागपत्र वो पहले दे ही चुके, ठीक है। अच्छा, एक और रोचक मामला हुआ, वो और सुन लीजिए आप। एक और रोचक कहानी है। ये लोकसभा चलती है 1970 तक, नवंबर दिसंबर 1970 तक चलती है। 71 में फिर चुनाव होते हैं। 5वीं लोकसभा आती है 1971 से 1977 तक चलती है, ठीक है। अब 6ठी लोकसभा, यहाँ का एक बात और सुन लीजिए, एक वाक्य और है, बहुत रोचक है। 1977 में लोकसभा के 6ठी लोकसभा के चुनाव हुए, और इस 6ठी लोकसभा चुनाव में फिर से लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन बने? फिर से स्पीकर बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। यहां स्पीकर पद से इस्तीफा दिया ही था 69 में, लेकिन फिर से यहां लोकसभा अध्यक्ष बने। 1977 के लोकसभा चुनाव जीत कर आए, नीलम संजीव रेड्डी स्पीकर बने। यहां का मामला क्या हुआ? यहां वीवी गिरी जीत के आ गए
और वीवी गिरी जीत के आने के बाद देखिए अगली उसमें देखिए, वीवी गिरी राष्ट्रपति बने 1969 में और 1974 तक रहे। ये 24 अगस्त है, ये 24 अगस्त की डेट है और 24 अगस्त 1974 तक वीवी गिरी राष्ट्रपति रहे। अच्छा, वीवी गिरी राष्ट्रपति जब हट गए तो अब नए राष्ट्रपति के फिर चुनाव हुए और आप जानते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, पूरा नाम लिख देता हूं मैं, चलिए, फखरुद्दीन अली अहमद। आपको पूरा घटनाक्रम क्या थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये राष्ट्रपति बनते हैं और ये बनते हैं 24 अगस्त 1974 से लेकर, लेकिन इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले पद पे रहते हुए इनकी भी डेथ हो गई। पहली डेथ जाकिर हुसैन की हुई थी राष्ट्रपति के रूप में पद पे रहते हुए। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, तो वो भी मुस्लिम थे, ये भी मुस्लिम थे। तो उस समय एक धारणा ये बन गई कि जितने मुस्लिम्स, अच्छा 1971 में एक बात और हुई थी, 71 में बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के, 1973 में उनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो ये एक लोगों में ये इस प्रकार की भ्रांति फैल गई, एक धारणा बन गई कि जितने मुस्लिम्स हाई पोस्ट पे जा रहे हैं उनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो शायद APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने होंगे तो उनके मन में भी इस बात का ख्याल आया होगा, एक डर आया होगा। 2002 में वो राष्ट्रपति बने थे कि ये 2007 आएगा कि नहीं आएगा। खैर, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है 24 अगस्त 1974 को ये राष्ट्रपति बनते हैं और 11 फरवरी 1977 उनकी हो जाती है डेथ। अब फिर से वही बात, इस अवधि से 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति के चुनाव होने जरूरी है। उस समय उपराष्ट्रपति थे BD जत्ती थे, बसप्पा दीनप्पा जत्ती। वो आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे। लेकिन 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होना था और चुनाव चूंकि होना था तो यहाँ पे जनता पार्टी सरकार आ चुकी थी और नीलम संजीव रेड्डी उस समय क्या थे, वो अभी हमने बात की स्पीकर थे। 1970 के लोकसभा चुनाव हुए थे ना, नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष थे। तो नीलम संजीव रेड्डी के सामने एक बार फिर से प्रस्ताव जाता है, प्रपोजल जाता है कि राष्ट्रपति बनोगे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ोगे। तो नीलम संजीव रेड्डी को ये लगा, क्योंकि एक बार चुनाव वो हार चुके थे और राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद चुनाव हार चुके थे, तो उन्हें लगा कि मेरे मज़े ले रहे हैं कि राष्ट्रपति बना भी तो नहीं रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष की जिस पोस्ट पे, स्पीकर की जिस पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो पहले हटाया ही था। एक बार फिर से जैसे तैसे करके बनाऊँ, फिर से एक बार ये प्रपोजल आया है, तो ये शायद मेरा स्पीकर पद पे बना रहना इनको रास नहीं आ रहा है। खैर, ये मजाक की बात है। नीलम संजीव रेड्डी के सामने एक बार फिर से प्रपोजल गया, चूंकि वो लोकसभा अध्यक्ष फिर से थे, उन्होंने फिर से इस्तीफा दिया। उन्होंने फिर से इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दिया इस लोकसभा अध्यक्ष की पोस्ट से और राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए तैयार हुए। नामांकन पत्र उन्होंने भरा। 1977 का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इस 77 के राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल 37 फॉर्म भरे जाते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार टोटल 37 नामांकन पत्र आते हैं। उन 37 नामांकन पत्रों में से 36 फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, प्रस्ताव ही रिजेक्ट हो गए, नामांकन पत्र ही रिजेक्ट हो गए। केवल एक नामांकन पत्र बचा और वो एक नामांकन पत्र किसका बचा? नीलम संजीव रेड्डी का। जब कैंडिडेट एक ही है तो चुनाव नहीं होंगे। मतलब ये कि ये एकमात्र ऐसा चुनाव अब तक के राष्ट्रपति का, एकमात्र 1970 का एकमात्र ऐसा चुनाव जिसमें कोई और था ही नहीं। तो ये निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। चुनाव ही नहीं हुए, निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए नीलम संजीव रेड्डी 1977 में। हालांकि एक चुनाव पहले हार चुके थे वो, और दूसरे चुनाव में जब वो आए तो चुनाव ही नहीं हुए, वो निर्विरोध रूप से चुने गए। तो ये पूरा घटनाक्रम आप ये समझ पाएंगे इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है, वास्तविक है। आप इससे समझ पाएंगे कि ये सारी
किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ेगा, उपाध्यक्ष को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन राज्यसभा के सभापति को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती। यह बात आर्टिकल 58 कहता है। तो आप अपना रजिस्टर निकालिए, लिखें, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ आपको, हेडिंग डालिए योग्यताएं या अर्हताएं आर्टिकल 58 लिखें। पहला बिंदु लिखें भारत का नागरिक हो। दूसरा बिंदु लिखें कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा लिखें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा लिखें वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये चारों पॉइंट लिखें आप। पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और चौथा वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये चारों बातें लिखें। अब आगे जो मैं लिखाना चाहूँ, इसको तो अगर नहीं लिखा तो वापस वीडियो को वापस करके लिखें आप। अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात आपको लिखाना चाह रहा हूँ वो लिखें, नोट करके लिखें। एक बात लिखें, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, नोट नंबर 1 लगा के लिखें, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जरूरी है, ध्यान रखना है आपको। नोट नंबर 2 लिखें, निम्नलिखित चार पद राष्ट्रपति पद के लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। निम्नलिखित 4 पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। अतः इन चारों पदों पर आसीन व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अपने पद से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। और आगे क्रमिक रूप से चारों पद लिख लीजिए। पहला लिखें राष्ट्रपति, 2 नंबर पे लिखें उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति के आगे कोष्टक में ये जरूर लिखें राज्यसभा का सभापति, ये जरूर लिखें। उपराष्ट्रपति के आगे कोष्टक में लिख लीजिए राज्यसभा का सभापति। तीसरा लिखें राज्यपाल और चौथा लिखें मंत्री। और मंत्री के आगे कोष्टक में लिख लेना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, मतलब किसी का भी मंत्री हो, चाहे राज्य सरकार का चाहे केंद्र सरकार का, कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों। तो ये अपनी पहली क्लास थी। मैं समझता हूँ कि इस क्लास में जो हमने चीज़ें की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। हम आगे विस्तार से इसके आगे के सेशन में हम इसके चुनाव को लेंगे, किस तरीके से इसके निर्वाचक मंडल खासतौर से पहले, उसके बाद उसका चुनाव। तो अगली के सेशन में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।